नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। डेली टॉप 30 स्टडी जीके के आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस कंप्यूटर पर आधारित प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिए कि आप कितने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बिल्कुल देखिएगा और अपना मूल्यांकन करिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्यूटर माउस। बहुत ही आसान प्रश्न है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइसें होती हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, जिसके द्वारा डेटा को एंटर किया जाता है, और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, जिसके द्वारा आप डेटा प्राप्त करते हैं। आउटपुट में क्या आता है? स्क्रीन, स्पीकर और भी तमाम चीजें, प्रिंटर वगैरह। इनपुट में क्या आता है? कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा माउस हो गया। तो माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए। प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? यानी कि अगर आपको प्रिंट देना है तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? टूल, स्पेशल, एडिट, इनमें से सभी गलत हो जाएंगे। सही जवाब है एक फाइल आपको ओपन करना है और उसके बाद आप उसे प्रिंट कमांड दे सकते हैं। और एक बात और भी कि जो शार्ट कमांड होता है प्रिंट का, वो क्या होता है? आपको जो है कंट्रोल के साथ CTRL+P को दबाना होता है और आपकी जो फाइल होती है वो प्रिंट होने लगती है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? क्या यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। क्या यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना है? एक वेबसाइट में? नहीं। एक प्रोग्राम में? नहीं। सॉफ्टवेयर खुद एक प्रोग्राम होता है, इसे प्रोग्राम में तो उसे बदलेगा ही नहीं। एक ऑब्जेक्ट में? नहीं। ये इसे इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर भाषा फोरट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोरट्रान जो होता है, जो भाषा है, ये किस क्षेत्र में उपयोगी है? आपको बता दें कि ये जो फोरट्रान है ये दो वर्डों से बना है। एक हो जाएगा फार्मूला और ट्रांस क्या होगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये विज्ञान के जो जटिल समस्याएं होती हैं उसको हल करने में फोरट्रान लैंग्वेज प्रयोग में लाई जाती है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये है कोबोल का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, और इसे व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP। अब यहाँ पर TCP और IP के बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि TCP और IP क्या होता है। तो आपको बता देंगे कि TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों आप याद रखना। और जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और HTML का मतलब आप समझते होंगे, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और बाकी दोनों के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सही जवाब। TCP और IP ये इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का भाग है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम है। तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। कंपाइलर क्या है? यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है और सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो कि हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने में मदद करता है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फार्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि फोरट्रान नामक जो लैंग्वेज है वो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है बायोस। बायोस जो है ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। और तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती है? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। याद रखना कि सभी A to Z जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी होते हैं। इसके अलावा न्यूमरिक की अगर देखें तो 0 से लेकर 9 तक, यानी कि कुल मिला के 10 न्यूमरिक की होती हैं। और फंक्शनल की जिसको आप F नाम से डिनोट करते हैं, F1, F2, F3,
तो ये 12 होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों संख्या आप याद रखना, कोई भी एक पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? जिसको आप बग कहते हैं वो क्या है? कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर की त्रुटि है, डिजाइन बनाना, या फिर कंप्यूटर डेटा? सही जवाब है यह एक प्रकार की त्रुटि होती है जिसको आप बग करते हैं। कंप्यूटर के चलते चलते अचानक रुक जाना, हैंग हो जाना, प्रोग्राम का क्रैश हो जाना, इसे जो है कंप्यूटर बग कहते हैं। और इसको समय समय पर जो अपडेट्स आते रहते हैं, आपने देखा होगा कि मोबाइल और पीसी के लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं, उसके द्वारा बग को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बग क्या है? एक कंप्यूटर में त्रुटि है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था उसको नाम दिया गया था परम, ऑप्शन बी। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1990 में हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसको बनाया किसने था? सीडैक ने बनाया था, सीडैक। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पितामह। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। और एक नाम और भी याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम का है लेडी अगस्टा। इसको कहेंगे आप लेडी अडा अगस्टा। ठीक है, और ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें जो है कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लेडी अडा अगस्टा ने ही बनाया था। लेडी अडा अगस्टा ने ये पहला जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WWW कहते हैं, में पहुंचा जा सकता है? सही जवाब बनेगा इसका HTTP, यानी कि ऑप्शन ए। और इसको जो WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका आविष्कार किसने किया था? ये भी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो WWW का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। और कब किया था? तो इसका आविष्कार उन्होंने किया था 1989 में, 1989 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं। और HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो ऑलरेडी मैं एक बार आपको बता चुका हूं, आपको याद आ गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बार बार पूछा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है HTML का फुल फॉर्म। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना दे, ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो खुद को यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेता है। और यहाँ पर जो VIRUS वायरस कहा गया है, इसका जो है अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या कहेंगे आप? विटॉल इंफॉर्मेशन, क्या कहेंगे आप इसे? विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, रिसोर्स फिर होगा अंडर सीज, विटॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये फुल फॉर्म का मतलब वायरस का फुल फॉर्म जो कि कंप्यूटर में आता है। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? यानी कि सबसे जल्दी कौन सी मेमोरी होती है जो एक्टिवेट हो जाती है? तो मोबाइल फोन में भी आपने देखा होगा, जब आप स्टोरेज को चेक करते हैं, मोबाइल फोन का चेक करिए, तो वहां पर एक मेमोरी आती है जिसको आप कहते हैं कैशे, उसको कैश मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी इसलिए बनती है ताकि आप जो भी अगर ब्राउज करते हैं बार बार फ्रिक्वेंटली, जो भी चीजें आप ब्राउज करते हैं उसकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, और ये तुरंत जो है बहुत कम समय में आपको रिजल्ट देने लगती है। यानी कि आपका जो सिस्टम है वो कैशे मेमोरी की वजह से काफी फास्ट चलता है। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है कैश मेमोरी, जिसे CPU भी कहते हैं, CPU। तो ये हाई स्पीड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर नियमित रूप से रैंडम एक्सेस मेमोरी तक पहुंच सकता है। यह मेमोरी आमतौर पर सीधे CPU चिप में रहती है, एकीकृत रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन 17 का सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर? वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करती है, डिस्क स्पेस। वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करती है कि इसके पास एक सन्निहित कार्य वाली मेमोरी है, जो कि वास्तव में इसे
प्राकृतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है और डिस्क स्टोरेज में बहुत अधिक मात्रा में ये हो सकता है। तो सही जवाब इसका बनेगा वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। निम्नलिखित में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता, यानी कि क्या यूनिक नहीं होता है। तो जो आईपी एड्रेस होता है ये यूनिक होता है। जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम वगैरह होता है तो उसमें आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये कंप्यूटर या ये सिस्टम कहाँ पर काम कर रहा है। इसके अलावा जो वर्क ग्रुप होता है ये भी जो है यूनिक होता है, लेकिन कंप्यूटर का नाम कुछ भी हो सकता है, मतलब कंप्यूटर का नाम जो मैं रख रहा हूँ वही आप भी रख सकते हैं। तो कंप्यूटर का नाम जो है ये यूनिक नहीं है, यही हमारा सही जवाब बनेगा। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। सीडी रोम, देखो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या बनता है। सीडी रोम, सीडी का फुल फॉर्म क्या आप तो जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या मतलब होता है इसका? इसका फुल फॉर्म बनता है रीड ओनली मेमोरी। और ये जो होता है ये मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क का एक हिस्सा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है। यानी कि अगर आपके पास एक एक्सेल फाइल है तो उसके लास्ट में क्या लगेगा, तो लास्ट में लगता है उसमें XLS, ठीक है, XLS। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, याद रखिएगा। .xml मत बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। अब जब आप टाइप करते हैं MS वर्ड में तो उस समय पैराग्राफ फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है, पैराग्राफ आपको चेंज करना है एक, तो मतलब उसके लिए अलाइनमेंट जो होता है प्रयोग में लाया जाता है। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वो क्या है, वो अलाइनमेंट है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब बनेगा। और ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है, तो यहाँ पर क्या होता है, ISDN क्या होता है। देखो जो ISDN है यह एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। और ये जो होता है ये ध्वनि, वीडियो और डेटा को एक साथ संचालित करता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब है। भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर इंस्टॉल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और इसे सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था कोलकाता में। कोलकाता में कहां पर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसको आप कहेंगे ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में इसे इंस्टॉल किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि इसकी स्थापना सन 1931 में प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। PC महालनोबिस ने इसको स्थापित किया था। हालांकि कंप्यूटर की स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है, ये भी याद रखना। स्थापना हुई थी कब इसकी, ISI की स्थापना हुई थी 1931 में। किसने की थी, PC महालनोबिस ने, ठीक है। PC महालनोबिस जिनके जन्मदिन को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसको महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। और अगला क्वेश्चन होगा कि पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था। यानी कि पहली बार जब दूरसंचार का प्रयोग में लाया गया तो किस ऑपरेटर्स को यूज में लिया गया था। तो इसे आप जो है साधारण भाषा में तार कहते हैं, जिसको आप टेलीग्राफ कहेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा की सहायता से पूर्व निर्धारित संकेतों द्वारा संवाद और समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला जो यंत्र था उसे तार कहते थे। और सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से यह तार सेवा शुरू हुई थी। तो टेलीग्राफ आपका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लेक्चर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर। तो दोस्तों रोज दोपहर में 12 बजे आपको डेली टॉप 30 की वीडियोज अवेलेबल होते हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप लोग अगर डेली 30 प्रश्न हल करते हैं तो याद रखिए कि एक महीने में ये प्रश्न बहुत अधिक हो जाएंगे, और निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपको ये प्रश्न काफी मददगार साबित होंगे। तो थोड़ा सा समय दीजिए अपने करियर के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और करियर की नई बुलंदियों पर आप पहुंचे, यही हमारी शुभकामना है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।